हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप सभी के परिवार रोजगार विद अंकित में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम गजब, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी, आप अपनी कक्षा को करेंगे एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से। और सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को मेरे दोस्त प्रणाम, सभी को जय हिंद मेरे दोस्त है। तो प्यारे दोस्त, आज आप लोगों का क्रिया का भाग 2 अर्थात क्रिया की पार्ट 2 को हम लोग करने वाले हैं। इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ करके चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने अकर्मक क्रिया को कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया को। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सकर्मक जो क्रिया होती है वो कर्म के साथ होती है। किसके साथ होती है मेरे दोस्त? कर्म के साथ होती है। अर्थात इसमें क्या लगा करके देखने से उत्तर मेरे दोस्त हम लोगों को मिल जाता है। क्या लगा करके देखने से हमें क्या हो जाता है? उत्तर मेरे दोस्त हम लोगों को मिल जाता है। इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रख करके भी चलना है। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम है, सभी का स्वागत है मेरे दोस्त आपके अपने परिवार में। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त आप सभी कक्षा से मेरे दोस्त जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त अपनी कक्षा की ओर, अपनी क्लास की ओर। तो क्या कह रही है क्लास, देखो ध्यान से। देखिए, सकर्मक की परिभाषा क्या बनेगी भैया जी हमारी? सकर्मक का मतलब होता है से, और से का मतलब साथ, और क्या? कर्म। यानी कि कर्म इसके साथ होगा। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म इसके क्या होगा मेरे दोस्त? साथ होगा। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव, क्या बोलेंगे? जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव क्या होगा? कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस क्रिया का जो प्रभाव है मेरे दोस्त, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके किस पर पड़ेगा मेरे दोस्त? कर्म पर पड़ेगा। क्योंकि इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता मेरे दोस्त इसमें होती है। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म की आवश्यकता आवश्यकता होती है, होती है। इतना विशेष आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। अब देखिए, इससे संबंधित मैं अगर उदाहरणों की बात करता हूं, ध्यान देंगे इधर। अगर मैं इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों से उदाहरण की बात करता हूं तो ध्यान से एकदम समझ करके चलेंगे। उदाहरण देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि रमन रमन पढ़ता है। यहां पर मेरे दोस्त पढ़ने का कर्म हो रहा है। किसका कर्म हो रहा है? पढ़ने का। या सोहन सोहन लिखता है। यहां मेरे दोस्त लिखने का कर्म हो रहा है। किसका? लिखने का मेरे दोस्त कर्म यहां पर हो रहा है। लिखना और मेरे दोस्त पढ़ना, दोनों के दोनों सकर्मक क्रिया के अंतर्गत मेरे दोस्त आता है। इसके अंतर्गत, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आप लोगों से और उदाहरण बोल दूं, जैसे मैं कह दूं सोहन सोहन खाना सोहन खाना खा रहा है, खा रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पर आप खा से पहले क्या लगा दो? क्या खा रहा है? खाना खा रहा है।
क्या लगा दो मेरे दोस्त, क्या लगा दो, खा से पहले क्या लगा दो, क्या ला जाएगा, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। भाई उत्तर मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है मेरे वीर, उत्तर मिल रहा है हम लोगों को। आगे देखो और भी उदाहरण बनते हैं। जैसे मैं कह दूं राधा, राधा मूर्ति, राधा मूर्ति बना रही है, यानी कि राधा क्या काम कर रही है, राधा मूर्ति बना रही है। बनाना हमारी क्रिया है, रही है यहां सहायक क्रिया है, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे इस बनाने से पहले क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या, क्या क्या बना रही है भैया जी, मूर्ति। क्या खा रही है, खाना। पढ़ना अपने आप में क्या पढ़ रहा होगा, इसमें कर्म छिपा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें भी कर्म छिपा हुआ है। क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा। पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है। मोहिनी, मोहिनी पानी पी रही है, मोहिनी पानी पी रही है। मोहिनी क्या काम कर रही है, मोहिनी पानी पीने का काम कर रही है। मोहिनी किसका काम कर रही है, पानी पीने का काम कर रही है। दौड़ता है, मैं कह दूं रमेश दौड़ता है, तो रमेश किसका काम कर रहा है, दौड़ने का, तो वो काम नहीं कर रहा। उसमें दौड़ना क्रिया का प्रभाव खुद रमेश पर पड़ रहा है। और रमेश मेरे दोस्त अपने आप में किसका बोध कराता है, रमेश अपने आप में मेरे दोस्त किसका बोध कराता है, वो आपका बोध कराता है मेरे वीर, अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का। नहीं, हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना लिखना खाना पीना ये क्रियाएं आप लोगों की सकर्मक होगी। रोना, रोना, हंसना, दौड़ना, चलना ये क्रियाएं आप लोगों की अकर्मक होंगी, ये बात का ध्यान रखना, ये बात का वीर ध्यान रखना। अब एक उदाहरण आपका सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता, कौन सा वाला, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं, बच्चा, बच्चा पुस्तकालय में, ये विगत एग्जाम का उदाहरण है आपका, बच्चा पुस्तकालय में पढ़ता है, पढ़ता है। तो आप ये देखिए, अगर बच्चा पुस्तकालय में पढ़ता है ना, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि पढ़ना, ये पढ़ना तो क्रिया होती है मेरे दोस्त आपकी सकर्मक, इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखिए, ये पुस्तकालय कोई काम नहीं है कि पुस्तकालय में पढ़ रहा है। पुस्तकालय यहां एक आधार का बोध करा रहा वीर, पुस्तकालय किसका बोध करा रहा है, एक आधार का मेरे दोस्त बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, ये पुस्तकालय यहां आधार है, लेकिन यहां पढ़ना जो है वो अपने आप में सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहां पढ़ना जो है वो मेरे दोस्त अपने आप में सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक कब होगी, द्विकर्मक कब होगी, इसके बाद समझाऊंगा, आप बेफिक्र होकर के पढ़ते रहो। मैंने कहा मैं आपका प्रत्येक जो समस्या है, प्रत्येक जो कठिनाई है उसको मैं बहुत अच्छे से समझा करके चलूंगा, आप ध्यान रखना। मैंने कहा केवल और केवल आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि क्या लगा करके मेरे दोस्त आप लोग उत्तर पहचान सकते हो। ऐसा नहीं कि आप प्रत्येक उदाहरण में क्या लगा करके पहचान सकते हो। यहां पर मेरे दोस्त पढ़ना सकर्मक है और लिखना मेरे दोस्त अपने आप में खुद ही सकर्मक क्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। या मैं कह दूं रमन सेब खाता है, रमन सेब खाता है। क्या खाता है, सेब खाता है। क्या खाता है, सेब खाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। मैं कह दूं मोहिनी, अभी अभी कह दूं मोहिनी, मोहिनी गाना गा रही है, गाना गा रही है। तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, क्या गा रही है, गाना। क्या खाता है, सेब। ऐसे करके लगा सकते हो, ऐसे करके मेरे शेर आप प्रश्न को लगा सकते हो। अरे नहीं संजय, कहां को हो जाएगा भाई,
इतना तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि यहाँ पानी पीने का काम हो रहा है, बच्चा दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। अरे भाई, कर्म का बोध नहीं पता चल रहा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतना विशेष ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है ना दोस्त? अब देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? एक कर्मक मिलेगा इसका उदाहरण, और एक मिलेगा सकर्मक, है ना। जैसे मैं कह दूं भंवरा फूलों का रस पीता है, तो यहां पीना तो है हमारी क्रिया, लेकिन क्या पीता है? फूलों का रस। गीता फूल तोड़ती है, और लिख लो उदाहरण। गीता गीता फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है? फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है? फूल। ठीक है ना दोस्त? ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे, इसके बाद एक आती है आप लोगों की एक कर्मक क्रिया, और एक आती है आप लोगों की द्विकर्मक क्रिया। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये बात का अपने आप में ध्यान मेरे दोस्त आप लोगों को रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे। मैंने कहा एक कर्मक क्रिया। क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने आप लोगों से कहा एक कर्मक क्रिया। अब एक कर्मक से बोध आप लोगों को अपने आप स्वयं हो गया। किससे? इससे बोध कैसे हो गया स्वयं? कि इसमें कितने कर्म का बोध होगा? इसमें केवल और केवल मेरे दोस्त एक कर्म का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त? एक कर्म का बोध मेरे दोस्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई या ना मेरे शेर? ठीक है। अब देखिएगा आगे चल करके और उदाहरण देखिएगा किस तरीके से। देखो, कहीं पर कर्म प्रत्यक्ष होता है और कहीं पर कर्म अप्रत्यक्ष होता है। अर्थात कहीं पर सामने होता है, कर्म दिखाई देता है, लिखा होता है, और कहीं पर मेरे दोस्त कर्म जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता, मतलब जो छिपा होता है, उसको कह देंगे, इसको कह देंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना? अब देखिए, यहां ध्यान से देखिए, एक कर्मक मतलब एक कर्म का बोध होगा। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता है, केवल एक कर्म का बोध होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता। आप कहोगे एक कर्म का बोध कैसे होगा मेरे दोस्त? यहां देखो, एक कर्म का बोध कैसे होगा, है ना, वो ध्यान से देखो। जैसे मैं कह दूं आप लोगों के सामने, रमन रमन गेहूं रमन गेहूं पिसवाता है, या पीसता है कर दो, या पिसवाता है कर दो। रमन गेहूं किस पिसवाता है? भैया ये क्या है? पिसवाना। या मैं कह दूं पीसता है कह दो, चलो इसके स्थान पर क्या कर दो? पीसता है। तो पीसना क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? हमारी क्रिया है। अब क्या पीसता है मेरे दोस्त? गेहूं। ये क्या है? कर्म। एक कर्म का बोध हो गया है ना? एक कर्म का बोध हो गया है ना मेरे दोस्त? एक कर्म का बोध हो गया या ना? आराम से एक कर्म का बोध हो गया। या मैं कह दूं, अभी अभी मैंने बताया था और भी उदाहरण, जैसे मैं कह दूं सोहन सोहन झाड़ू झाड़ू लगाता है। एक कर्म का बोध हो गया या ना? सोहन झाड़ू लगाता है, एक कर्म का बोध हो गया या ना? आराम से हो गया, आराम से हो गया एक कर्म का। या मैं कह दूं अध्यापक ने अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। एक कर्म का बोध हो गया या ना? एक कर्म का बोध हो गया ना? किसको पढ़ाया मेरे दोस्त? छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया मेरे दोस्त? छात्रों को पढ़ाया।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को और भी उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों को, और उदाहरण कैसे, जैसे मैं कह दूं हरीश, हरीश अनार खाता है, हरीश अनार खाता है। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक कर्म। ये क्या हो जाएगा आपका एक कर्म। आगे आता है इसी का ही मेरे दोस्त द्विकर्म। अब द्विकर्म का मतलब क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक का बोध होगा मतलब इसमें दो कर्म होगा। ठीक है, कैसे बोध होगा, दो कर्म का। अब इसी के नीचे दो कर्म का बोध कराऊंगा, देखिए आपके सामने द्विकर्मक क्रिया। तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ दो कर्म हो रहे हैं और कहां पर एक कर्म हो रहा, क्योंकि इसी के पास आपके पास क्या है, एक कर्म का बोध, और यहां पर आपको नीचे दियागा दो कर्म का बोध। यानी कि जिन सकर्मक क्रियाओं से दो कर्म का बोध हो, जिन सकर्मक क्रियाओं से, जिन सकर्मक क्रियाओं से दो कर्म का बोध हो, दो कर्म का बोध हो, दो कर्म का बोध हो। अब देखिए, मैंने आप लोगों को उदाहरण बताए थे ऊपर, जैसे रमन गेहूं पिसवाता है, इस तरीके से बताए थे ना, बताए थे। अब मैं आप लोगों को और उदाहरण दे दूं किस प्रकार से, जैसे इसी के समान दूंगा मैं आप लोगों को, द्विकर्मक के उदाहरण दूंगा, ध्यान रखना। जैसे राधा ने, राधा ने, राधा ने श्याम को, राधा ने श्याम को, श्याम को हिंदी पढ़ाई, राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। क्या हो गया मेरे दोस्त, इसमें दो कर्म। आप कहोगे कहां है दो कर्म, अरे साफ साफ झलक रहे हैं दो कर्म। राधा ने किसको पढ़ाई, श्याम को। क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। क्या हो गए, दो कर्म। क्या हो गए, दो कर्म, बात खत्म, समाप्त। क्या हो गए मेरे दोस्त, दो कर्म। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। मैं बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि एक कर्मक और एक द्विकर्मक का बोध मेरे दोस्त आप लोगों को होगा यहां पर। ठीक है, द्विकर्मक और एक कर्मक का बोध होगा। अरे सोचने का फर्क है, समझने का फर्क है, बस समझ और सोच में अंतर ना दिखाई दे रहा तुम्हें, है भाई। इसमें एक कर्म का बोध हो रहा है, इसमें दूसरा कर्म दिखाई दे रहा है, एक कर्मक और द्विकर्मक में पता ही ना चल रहा है। मैं कह दूं रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा, लो ये दो कर्म का हो गया। रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा, अरे रमन ने किसको मारा, श्याम को। अरे क्या मारा, थप्पड़ मारा, खत्म, दो कर्म ना हो गए, खत्म बात है। लो मैं इस उदाहरण को भी लिख रहा हूं, रमन ने, रमन ने श्याम को, श्याम को, रमन ने थप्पड़ मारा, वो एक सिंगल कर्म हो जाएगा। रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा, ये हो गया दो कर्म का बोध। किसको, श्याम को, क्या मारा, थप्पड़, समाप्त है। बात क्लियर है। या मैं कह दूं हमने, हमने मोहन से, हमने मोहन से मकान खरीदा, हमने मोहन से मकान खरीदा। अब यहां दो कर्म कैसे, कहते ना है, न्यू ना कहते, यार तूने मकान ले लिया, बताई ना किसका मकान था, यो किससे खरीदा तूने। हम कह देंगे मोहन से। क्या खरीदा, मकान। क्या हो गए मेरे दोस्त, दो कर्म आप लोगों के सामने। जैसे आप लोगों से कह दूं दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी, दुकानदार ने ग्राहक को सामग्री दी, दुकानदार ने ग्राहक को सामग्री दी, इसके अंतर्गत आ जाएगा, बात खत्म, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है।
बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है भाई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दो कर्म का बोध इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका बोध मिलेगा? दो कर्म का। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने राजा ने ब्राह्मण को ब्राह्मण को दान दिया, दान दिया, दान दिया, ऐसे कह सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, राजा ने ब्राह्मण को, यहां ब्राह्मण क्या है मेरे दोस्त? यहां ब्राह्मण सजीव कर्म है। यहां ब्राह्मण क्या है मेरे दोस्त? वो अपने आप में सजीव कर्म है। और ये दान जो है, ये मेरे दोस्त निर्जीव कर्म है। दान जो है वो कैसा कर्म है? वो निर्जीव कर्म है। एक बात का ध्यान रखना, सजीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष कर्म, सजीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष कर्म, और निर्जीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त प्रत्यक्ष कर्म। निर्जीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त प्रत्यक्ष कर्म। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। इसको मुख्य कर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे दोस्त मुख्य कर्म भी कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मोहन लिखता है, सोहन पढ़ता है, वो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा, एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत मेरे दोस्त आएगा। ठीक है? बात समझ में आ रही होगी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है? क्लियर है? यानी कि ये बात ध्यान रखना, इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको किसको और किससे, किसको और किससे पहचानेंगे मेरे दोस्त? इसको हम किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे? किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे? एक कर्म को। ठीक है? किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे, और इसको हम किससे पहचानेंगे? क्या लगा करके। ठीक है? मतलब द्विकर्मक क्रिया में किसको, किसको और कौन, कौन लगाकर पहचान लेंगे। दो कर्म का बोध अगर करेंगे। और दूसरा मेरे दोस्त मुख्य क्रिया जो होगी, उसको क्या लगा करके पहचान लेंगे। क्या लगा करके हम उसको पहचान लेंगे। अब बताओ किसकी समझ में ना आ रही इतनी सी बात? अब बताओ इसमें किसकी समझ में ना आ रही इतनी सी बात? हम्म? मैडम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। मैडम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। मैडम किसको पढ़ा रही? बच्चों को। किसको? बच्चों को। क्या पढ़ा रही? ट्यूशन। खत्म। क्या हो गया? द्विकर्मक। क्या हो गया? द्विकर्मक। बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त? बात बताओ इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त? ठीक है? आगे देखो अगला प्रश्न। आगे देखो अगला प्रश्न। मैंने कहा किसको और कौन लगा करके हम द्विकर्मक में पहचान लेंगे। एक कर्मक में तो हम क्या लगा करके ही पहचान लेंगे, बस उसको आराम से पहचान लेंगे। जैसे मैं कह दूं, है ना, ऋषि ने, देखो द्विकर्मक उदाहरण का एक और उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के लिए। द्विकर्मक का ही उदाहरण दे रहा हूं। मैं कह दूं ऋषि ने, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। ऋषि ने, ऋषि ने कन्या को, ऋषि ने कन्या को वचन दिया। ऋषि ने कन्या को वचन दिया। वचन दिया, तो यही बात तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देख लीजिएगा, ये कन्या को अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है? और ये प्रत्यक्ष कर्म है क्योंकि सामने वचन दिया है। आज समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? किसको दिया, किसको या कौन, दोनों में से एक लगा करके पहचान सकते हो। क्या दिया? वचन। क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्विकर्मक। मैं कह दूं रमन ने, या आपका किसी का भी नाम ले लो, सोहन ने क्या गाय को चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को। क्या खिलाया? चारा। भाई इससे आसान क्या हो सकता? इससे आसान क्या हो सकता?
ठीक है, इससे आसान क्या हो सकता है मेरे दोस्त? ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। हाँ, ऐसा नहीं कि भैया कि दोनों तरफ अकर्मक और वो दोनों तरफ वो होंगे सजीव और निर्जीव, दोनों तरफ सजीव भी आ सकते हैं, लेकिन होगी सकर्मक क्रिया ही। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना। द्विकर्मक क्रिया के भेद के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी किसमें? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है भैया, आगे देखो, अगला पॉइंट हमारा आता है मुख्य भूमिका निभाता है जो, वो किसको निभाता है मेरे दोस्त? प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे हम, कुल पढ़ लेंगे सारे एकदम आठों के आठों, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त किसको? संयुक्त क्रिया को। किसको पढ़ने जा रहे हैं हम? संयुक्त क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। अब संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, ये बात को ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ये बात ध्यान रखो। सर जी मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बिल्कुल भाई, देखो, समझने का जो प्रयास करेगा वो समझेगा, और जिसको एकदम बस केवल किताब खोलते ही ऐसा चाहिए ना, हाँ एकदम से आ जाए, कभी ना आएगा जीवन में भी। ये बात ध्यान रखना, किताब खोलते ही नहीं आएगा भाई। जब तक उसके आप परिभाषा को नहीं जानोगे, जब तक उसकी जो उसमें बात कही गई है उसको नहीं जानोगे, तब तक कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, जब वर्कशीट दूंगा तो आप जो क्रिया होगी ना क्वेश्चन में मेरे दोस्त, बहुत आसान तरीके से बना दोगे, इतना मुझे विश्वास है। इतना मुझे विश्वास है कि आप पढ़ करके एकदम आसानी से बना दोगे। ठीक है, आगे देखो, जब अगर किसी को नहीं आ रहा तो है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे तभी आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। मैंने कहा संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। पीछे तो हम प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, पीछे तो हम किसको भी गाली देते हैं? प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं। अगर सामने से कोई दे दे उसको, तब बात होती है। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि सामने में और पीछे में बहुत अंतर होता। ठीक है ना, यहां देखो ध्यान से, मैंने कहा संयुक्त क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया, मैं परीक्षा के बाद बात करूंगा भैया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब आप में से ही विद्यार्थी करके आएंगे क्वेश्चन, और फिर मैं जवाब मांगूंगा आप लोगों से कि आपसे क्यों नहीं हुआ। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, क्योंकि उनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, आपको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, जिनकी समझ में आ रहा उनको भी, और जो नू कह रहे हैं कि 10 बार समझाने के बाद भी नू कह रहे हैं कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, तो उसको भाई फिर भगवान भी नहीं समझा सकता। सीधी सी बात बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और मैं तो आपको हर एक चीज की जानकारी देकर के चलता हूं, ये बात ध्यान रखिए। अगर अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे ना आप लोग, अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, बस केवल क्वेश्चन दिया और उसके उदाहरण कराए और समाप्त, कक्षा समाप्त। अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो आप ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना, मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि मैं आपको हर एक, और एक बात और, एक आदत और है मेरे अंदर। अगर किसी बच्चे का कहीं भी मैसेज आ जाता है, टेलीग्राम पर तो मैं रिप्लाई देता ही देता हूं, कहीं भी मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया पर मुझसे संबंधित जहां भी है, तो भाई मैं उसको वहां भी मेरे दोस्तों में समझाता हूं, वहां भी मेरे दोस्तों में समझाता हूं। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न।
यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। देखिए, मैंने कहा जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में इससे संबंधित आप लोगों के लिए दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा भी मेरे दोस्त। देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने कहा वह, उदाहरण दे रहा हूं इससे संबंधित। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ दो मेरे दोस्त क्रियाएं होंगी। वह, वह खाने, वह खाने लगा। वह क्या करने लगा मेरे दोस्त? खाने लगा। एक तो खाना और एक क्या है मेरे दोस्त? लगा। एक क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं, एक तो है खाना, ठीक है, एक तो क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का खाना, और एक क्या है? लगा। एक साथ दो कर्म, एक साथ दो कर्म। वह पेड़ से, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद पड़ा, यानी कि एक तो कूदना और एक क्या है मेरे दोस्त? पढ़ना। एक क्या है मेरे दोस्त? कूदना, और एक क्या है मेरे दोस्त? पढ़ा। ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के, ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। घंटी क्या आएगा? घंटी बज गई, घंटी बज गई। बज और गई एक साथ आएगा। कूदना और पढ़ना एक साथ मेरे दोस्त कर्म आएंगे। ठीक है, मां ने, मां ने प्रसाद, मां ने प्रसाद बांट दिया, मां ने प्रसाद बांट दिया। ये हो गया मेरे दोस्त, मां ने प्रसाद बांट दिया। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? बांटना और दिया एक साथ क्या हो गए मेरे दोस्त? कर्म। एक साथ क्या हो गए मेरे दोस्त? कर्म। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? क्लियर है या ना? क्लियर है या ना? ठीक है, संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं। यही तो मैंने बताया भाई, और क्या है? शुरू में अगर क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। एक बार देख लो जाकर के, कक्षा को देख लो। ठीक है, या मैं कह दूं, मोहन, मोहन सामान ले गया, मोहन सामान ले गया। एक तो लेना और एक क्या है मेरे दोस्त? गया। एक क्या है? लेना और एक मेरे दोस्त गया। ठीक है, वह हिंदी बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है। अर्थात मेरे दोस्त एक तो हिंदी बोलना और एक मेरे दोस्त सकना। बोलना और एक सकना एक साथ दो कर्म है। एक साथ क्या है मेरे वीर? दो कर्म है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, तुम महाभारत पढ़ने लगे या तुम महाभारत या रामायण पढ़ने लगे, पढ़ना और लगना दोनों एक साथ कर्म है। दोनों क्या होंगे मेरे दोस्त? एक साथ कर्म हो जाएंगे। या कर्म का मतलब है यहां एक साथ दो क्रिया। द्विकर्मक में और संयुक्त क्रिया में इतना ही अंतर होता है मेरे दोस्त कि इसमें एक साथ दो क्रियाएं आती हैं, एक साथ दो क्रियाएं आती हैं संयुक्त क्रिया में, और जो आप लोगों का मेरे दोस्त द्विकर्मक होती है उसमें एक साथ दो कर्म आते हैं। इतना अंतर होता है दोनों में, इतना ही अंतर होता है दोनों में। यहां पर दो एक साथ क्रिया होंगी, दो एक साथ क्या होंगी? क्रिया। वहां पर एक साथ क्या होंगे? दो कर्म।
बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिएगा संयुक्त क्रिया के भेद मेरे दोस्त आप लोगों के पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग डीपली जाकर के पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं ना मेरे दोस्त, वो कितने होते हैं? वो आप लोगों के 11 होते हैं, और 11 कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, देखिए उदाहरण दूंगा पहले, और फिर उसके बाद उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक साथ। सबसे पहले आता है आप लोगों का आरंभ बोधक। क्या आता है मेरे दोस्त? आरंभ बोधक। आरंभ बोधक। ठीक है, आरंभ का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। आरंभ का मतलब होगा मेरे दोस्त शुरू होने को कहेंगे, अर्थात इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। इससे इससे क्या होगा मेरे दोस्त? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होगा। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आरंभ होने का बोध बोध होता है, होता है। ठीक है, मैंने कहा इससे क्रिया के किसका बोध होगा मेरे दोस्त? आरंभ होने का बोध होगा। आप कहोगे किस तरीके से मेरे दोस्त आरंभ होगा? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? अब किस तरीके से मेरे दोस्त आरंभ होगा वो देख लीजिएगा यहां पर, वो देख लीजिएगा यहां पर। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा। इसी का उदाहरण है, वह बैठे बैठे, वह बैठे बैठे सोने लगा। सोने का आरंभ हो गया मेरे दोस्त। वह बैठे बैठे सोने लगा, सोने का आरंभ मेरे दोस्त उसका हो गया। ठीक है, किसका आरंभ हो गया? सोने का आरंभ मेरे दोस्त हो गया। या मैं कह दूं आप लोगों से, लक्ष्मण लक्ष्मण खेलने लगा। लक्ष्मण खेलने लगा, खेलने लगा। किसका बोध हो गया? क्रिया के आरंभ होने का बोध, क्रिया के आरंभ होने का बोध। दूसरा, 2 नंबर क्या आएगा मेरे दोस्त आपका? समाप्ति सूचक। क्या आएगा मेरे दोस्त? समाप्ति बोधक बोलेंगे, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक। अब आप कहोगे सर जी इसकी क्या परिभाषा बनेगी समाप्ति बोधक की? भाई देखो, समाप्ति का अर्थ होता है मेरे दोस्त समाप्ति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? इससे समाप्ति का बोध होता है, इससे क्रिया की समाप्ति का, ऐसे करके लिख दो, इससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। समाप्ति का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त पता चलेगा आप लोगों को समाप्ति कैसे हो गई है। जैसे मैं कह दूं, छात्र छात्र कक्षा में, कक्षा में जा चुके हैं, जा चुके हैं। कक्षा, छात्र कक्षा में जा चुके हैं। या मैं कह दूं आप लोगों से, राधा राधा खा चुकी है, खा चुकी है। इसमें किसका बोध है? समाप्ति का। आगे देखो, समाप्ति के बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 3 नंबर, 3 नंबर, जिसको आप बोलते हो क्या? अवकाश बोधक। क्या बोलते हो मेरे दोस्त? अवकाश बोधक।
अब अवकाश बोधक की क्या पहचान मेरे दोस्त होगी आपकी? देखिए, अवकाश बोधक में क्या होगा मेरे दोस्त? इसका मतलब होगा अवकाश का बोध कराएगी, अर्थात जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? इससे क्या होगा? जहां जहां कार्य को जहां कार्य को संपन्न करने में संपन्न करने में संपन्न करने में अंतराल अंतराल समझते हैं, यानी कि अवकाश अवकाश का बोध हो, अवकाश का बोध हो, उसको बोलेंगे मेरे दोस्त क्या? अवकाश बोधक। उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अवकाश बोधक। जिसका मतलब कहने का है कि इसमें मेरे दोस्त कार्य को समाप्त होने में मेरे दोस्त अंतराल हो, अंतराल। ठीक है, जैसे लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, लक्ष्मण युद्ध को लक्ष्मण युद्ध को युद्ध को नहीं जीत पाया। अब जैसे देखो, आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, है ना? जीत पाया। आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, अभी अभी हुई थी, 60,244 भर्ती। क्या 60,244 में जितने फॉर्म भरे गए थे, क्या उनका सबका नंबर आ गया? नहीं आया। अब वो एक प्रकार से मेरे दोस्त अंतराल का बोध कराता है। ठीक है, अब वो मेरे दोस्त किसका बोध कराता है? अंतराल का बोध मेरे दोस्त वो कराता है। ठीक है, इतनी बात या ना? ठीक है, चलिए आगे देखो। ये एक अंतराल ही है, तो लक्ष्मण अगर इस बार युद्ध को नहीं जीता तो हो सकता अगली बार जीत जाए। बात समझ में आ गई क्या ना? या मैं कह दूं, माला माला सो न पाई, अगर माला आज सो न पाई तो हो सकता कल को सो जाए, हो सकता कल को सो जाए। बात समझ में आ गई क्या ना? हाँ, पेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे दोस्त विशाल भाई कह रहे हैं हमारे सर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। हाँ भैया, मैं फारसी बोल रहा हूँ, उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ सारी चीज़ों का, तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगी? बाकी सबको समझ में आ रही लैंग्वेज, क्योंकि मैं तो फारसी बोलता हूँ ना। तुम मुझे लगता किसी और ग्रह से आए हो, शायद ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं कैसे कैसे विद्यार्थी आते हैं मुझे यही पता नहीं चलता कि पढ़ने आते हैं कि सिर्फ अपने माँ बापों का नाम खराब करने आते हैं। लैंग्वेज पता नहीं जना कौन सी बोलूं मैं जिसको इनको समझ में आ जाए। बात ये ना, अभी पैरों पे खड़ा होने का बोध जब हो जाएगा, जब आप अपने स्थिति में आ जाओगे ना, कमाने वाली स्थिति में, तब बोध का पता चलेगा मेरे दोस्त, तब पता चलेगा। ठीक है ना? तब पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। मैं किसी के क्या ही बताऊं, बस मैं क्या ही बताऊं। ये लोग डिस्टर्ब करने आते हैं कक्षा को, बस और कुछ नहीं है। कक्षा डिस्टर्ब कर दो, बस खत्म बात। अब वो तो अच्छा कि कमेंट एक दूसरे की कोई ना देख पाता। अगर कमेंट इसमें एप्लीकेशन में मेरे दोस्त कोई और देख पाता तो जने क्या होता है? अनुमति बोधक, इसमें किसका बोध होता है मेरे दोस्त? आप लोगों को बता दूं, इससे कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। इससे इससे क्या होगा मेरे दोस्त? कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। इससे जने नाम लेने के लिए मेरे दोस्त अपना इस तरीके की कमेंट लिखते हैं क्या? इससे कार्य किए जाने के कार्य किए जाने की कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। अनुमति का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है। ये नहीं देखते कि एक कक्षा को तैयार करने में, प्रत्येक किताबों से ढूंढने में कितना समय लगता है। आप लोग तो बस 1 घंटा ही पढ़ करके जाते हो, लेकिन इस 1 घंटे के पीछे मेरी मेरे दोस्त कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे की मेहनत रहती है, और उसके बाद मैं 2 घंटे आपकी वर्कशीट को ढूंढने में देता हूँ।
वर्कशीट से क्वेश्चन ढूंढ करके लाने में मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलिए देखो, इतनी बात समझ में आ गई। इससे कार्य किए जाने का बोध, यानी कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। अब आप कहोगे किस तरीके से अनुमति, कैसे? जैसे मैं कह दूं राधा को बोल दो, राधा को बोल दो, राधा को बोल दो, ये एक प्रकार की क्या है? अनुमति है। राधा को बोल दो, चली जाएगी या आ जाएगी, चली जाएगी या फिर मेरे दोस्त आ जाएगी। ठीक है, या मैं कह दूं उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे क्या कर दो मेरे दोस्त? जाने दो, उसे जाने दो। थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। आगे इसके बाद 5 नंबर पर आता है आप लोगों का अनुमति के बाद मेरे दोस्त नित्यता बोधक। क्या आता है? नित्यता बोधक आता है। देखो वीरो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा दोनों के लिए लाभदायक है। ऐसा मत सोचो कि हमारे उसमें ज्यादा डीप नहीं आएगा। आपका सिलेबस और इनका सिलेबस दोनों का मेरे दोस्त एक ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? दोनों का सिलेबस एक है। हो सकता है आपसे इस बार डीप पूछ ले, तो भाई आप भी इस धोखे में ना रहें, इसीलिए दोनों को एक ही कक्षा के माध्यम से बराबर तरीके से लेकर के चला जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। नित्यता बोधक, नित्यता में क्या होगा मेरे दोस्त? इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, निरंतरता का बोध होता है, इससे कार्य की निरंतरता का बोध मेरे दोस्त होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। निरंतरता मतलब कार्य निरंतर रूप से चल रहा है या नहीं, जारी है या नहीं। मैं कह दूं हवा चल रही है, हवा चल रही है, भैया निरंतरता का बोध इसमें हो रहा है। ठीक है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, इसका बोध हो रहा है मेरे दोस्त? निरंतरता का बोध हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा किसका बोध हो रहा है? निरंतरता का बोध होता है। ठीक है, मैं भाषण बोल रहा हूं, मैं भाषण बोल रहा हूं, भाषण भैया बोल रहा हूं या वह भाषण बोल रहा है, निरंतरता का बोध होता है, कार्य का जारी रहने का बोध होता है। 6 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आवश्यकता बोधक। क्या आता है दोस्त? आवश्यकता बोधक। अब आप कहोगे कि सर जी आवश्यकता में क्या होगा? इसमें मेरे दोस्त इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, इससे कार्य की, कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, इससे कार्य की किसका बोध होता है? आवश्यकता का बोध होता है, बोध होता है। ठीक, अब आप कहोगे इसके उदाहरण, आवश्यकता का बोध कैसे होगा सर जी? मैं कह दूं कि मोहन को इस काम को जरूरी करना चाहिए, मैं कह दूं मोहन को इस काम को जरूरी करना चाहिए, इस काम को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि भैया ये आवश्यकता का बोध होता है। आपको अगर मेरे दोस्त परीक्षा पास करनी है तो आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इन सब में बराबर मेरे दोस्त निरंतरता बनाकर रखनी चाहिए, यानी कि इनको समय बराबर तरीके से दिया जाना चाहिए, उसको भी दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? या और देख लो उदाहरण, और कह दूंगा मुझे रविवार को, मुझे रविवार को आवश्यकता है,
मुझे रविवार को भी विद्यालय विद्यालय जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, ये थी आज की कक्षा। ठीक है, आज इतना ही था। बाकी कल आप लोगों को मेरे दोस्त आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इधर अगर आप किसी को मेरे दोस्त अगर आप किसी को गलत बोलते हो या फिर आप अगर किसी के बारे में गलत सोचते हो तो इतना विशेष ध्यान रखना, अपने किए गए कर्मों का फल हमें स्वयं यहीं पर भोगना होता है। ये बात का विशेष ध्यान रखना। 2 बातों में मैं इतना ही कहूंगा, 100 बातों की एक ही बात। केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान दे लो। अगर पढ़े पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बस विशेष तरीके से अगर पढ़ाई जितनी हमारे ज़रूरी आएगी, वही मेरे दोस्त ये बात का ध्यान बोध भी होता है। ठीक है, बोलने का पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना विशेष ध्यान रखना, समझाया मैं उस तरीके से जाता है, समझाना मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को उस तरीके से जिस तरीके से मुझको आसान भाषा में समझ में आ जाए, वही तरीका मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए अपनाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।